शहर का जायका बड़ा कमाल है। कई लोग यहाँ रोज़ाना कई लजीज सपने पकाते हैं और ये शहर सबको डकार जाता है। जल्दी करो। सॉरी निलोफर, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अभिनंदन बैंक्वेट। अरे हाँ, आज तो कीर्ति की शादी है ना। पहले बताया क्यों नहीं मेरे को? मैं कपड़े चेंज कर लेता। हाँ, रास्ते में तुम्हारे लिए शेरवानी ले लेते हैं। हम शादी में नहीं जा रहे स्टूपिड। तुमने जो गूफ अप करा है उसे रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। नो एक्सक्यूज जेकब, दूल्हा विदाउट सेहरा पॉसिबल ही नहीं है। नो इश्यूज कीर्ति। और वैसे भी हमारी कम्युनिटी में सब एक्साइटेड है कि आज जेकब फर्नांडिस घोड़े पे शादी करने जाएगा। घोड़ा नहीं बुद्धू, घोड़ी होती है। सीरियसली यार, इन लोगों ने घोड़ा बुक कर दिया। हंसो मत यार, जाओ जाकर जेंडर चेंज करो। अच्छा एक मिनट, मेरी फ्रेंड नीलोफर का कॉल आ रहा है। आई विल सी यू एट जयमाला। हाय नीलोफर। थैंक गॉड कीर्ति तुमने फोन उठा लिया। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। ये कई बार नाम बदल के पहले भी शादियां कर चुका है। इनफैक्ट इसका टारगेट होता है कि ये रिच लड़कियां फंसाता है, फिर उनसे मोटी डाउरी लेता है और प्रॉपर्टी बेच के भाग जाता है। ये इसकी मॉडस ऑपरेंडी है यार। और ये सब तो मुझे अब बता रही हूँ। 2 महीने पहले मैंने तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी को इस काम पर लगाया था ताकि पता चल सके कि वो इंसान सही है या गलत, उसका बैकग्राउंड क्या है। और तुमने क्या किया? और गोल्डी, तुमने तो मुझे सारे ग्रीन सिग्नल्स दिए थे ना कि सब सही है। उसके बाद जाकर मैंने हाँ किया। कीर्ति, गोल्डी से गलती हो गई। मैंने तुम्हें सिर्फ काम नहीं दिया था नीलोफर। मैंने समझा था तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हारे लिए मेरे कंसर्न्स मैटर करते हैं, पर तुमने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। सॉरी माय फुट नीलोफर। 25 लाख लग चुके हैं शादी पे, इंक्लूडिंग योर फीस। और वहां पे ना वेन्यू के बाहर सारे गेस्ट खड़े। क्या बोलूं मैं उनको जाकर? और आज ना जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैम, कुछ बोलना भी मत। देखा, तुम्हारी वजह से कितना सुनना पड़ा मुझे। मैम गोल्डी, कुछ दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हाय नीलोफर, एक जासूस जालसाजी का शिकार हो गई। मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था और तुम्हारी जैसी जासूस भी मात खा गई। तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो बलराम। आई न्यू इट कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अरे मैं तो लगना चाहता हूँ ना। मेरे होंठ तो आज भी तुम्हारे प्यार का अमृत चखने के लिए बेकरार हैं। ये वाहियात बातें ना कहीं और जाके करो। निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं जानता हूँ मैं बहुत बदनाम हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे नाम, तुम्हारी शोहरत पे मरता हूँ मैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले हमारी मोहब्बत को एक बर्बाद अफसाना समझ लें। बेहतर होगा अंदर बुला लो। बोलो, क्यों फिर से तंग करने आ गए? तंग तो तुम्हारा दिल है। हाँ, प्यार करने में भी कंजूसी। बिना छुए बात नहीं कर सकते बलराम। और अपनी ये वाहियात शेरो शायरी ना बंद करो, निकलो यहाँ से। जिसकी उम्मीद तुम लेकर आए हो, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मैं तो नाउम्मीद होकर ही आया हूं। तुम मुझसे क्या, मेरी जिंदगी मुझसे रूठ गई है। मतलब? नीलोफर, मुझे कैंसर हो गया है। सच कह रहा हूं, मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे। मरने से पहले मैं सारे गिले शिकवे तुम्हारे साथ जो हुए दूर करना चाहता हूं।
अगर तुम कहो तो बाकी बची जिंदगी तुम्हारे साथ रहने के बहाने मत ढूंढा करो यार, भरोसे के लायक नहीं हो तुम। और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है तुम्हें मुझसे? तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। कल का मरता आज मुझे हर्ष क्या है? बलराम पागलपन मत मैं करो। पागल नहीं हूँ, तुम्हें ड्रामा लग रहा है? मैं अभी करके दिखाता हूँ। पागलपन मत करो। I know you love me. देखिए मेरी मोहब्बत, तुम ऐसे ही मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकती नीलोफर। I know you love me. Still hate you. सच्ची? सर पड़ोसी ने 3 गन शॉट्स की आवाज सुनी है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता सर। सर घर अंदर से बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे लगता है ये क्लियर हॉस्टेज सिचुएशन है। चल, घर किसका? सर नीलोफर मलिक, प्राइवेट डिटेक्टिव है। अभी अंदर कितने लोग हैं? सर वो तो पता नहीं, पड़ोसी ने कहा कि मियाँ बीबी अंदर गए। जैकेट का बुलेट प्रूफ? सर पता नहीं था यहाँ जरूरत पड़ेगी, लेकिन मंगवाई है। उसका टाइम नहीं है हमारे पास, इंटरलॉक तोड़ना पड़ेगा। ऐसा मत कर, आराम से हम बात करते हैं। कोई बात नहीं करता, तुम अंदर डाल दोगे। अब मैं अपनी नीलोफर के बिना नहीं। कोई अर्ज नहीं, हम पे भरोसा करो। कोई भरोसे के लायक नहीं है, कोई लायक नहीं है। दुनिया में कोई भरोसा नहीं करता। बेटा बाप पे भरोसा नहीं करता, पति पत्नी पे भरोसा नहीं करती, भाई बहन पे भरोसा नहीं करते। मेरी पत्नी ने मेरा भरोसा नहीं किया तो तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ मैं? तुम्हारा भरोसा मैं कैसे करूँ मैं? इसका कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोस में कोई है जिसको ये मानता है? नहीं पता सर। अरे कोई तो होगा। रिलैक्स। अब भूलने की शक्ति नहीं बची मेरे पास। ओके शांत, रिलैक्स हो जाओ, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। बुला रही है। आराम से। हाँ पास में बुला रही है, आ रहा हूँ मैं। फॉरेंसिक को बुलाओ और उनको बोलो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जल्दी मुझे, और ये डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। राजीव, प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम सीन पे कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। गन के ट्रिगर पे भी जो फिंगरप्रिंट है वो बलराम के है। इसका मतलब साफ है कि बलराम ने नीलोफर को शूट किया एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ। क्या सोच रहा है? अगर ऐसा ही हुआ है तो बलराम ने खुद को मारने से पहले ये क्यों बोला कि वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाया? राजीव, हम सोचते हैं कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ सबूत सच बोल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हस्बैंड ने वाइफ को मारा और फिर जेल जाने के डर से या फिर गिल्ट की वजह से उसने अपने आप को गोली मारी। आई फील ये ओपन एंड शट केस है राजीव। लेकिन मर्डर वेपन एक पिस्टल है, वो कहाँ से आया, उसके सोर्स की प्रोफाइलिंग तो करनी पड़ेगी ना। राजीव, मारने वाला पिस्टल कहीं से भी अरेंज कर सकता है और इस पॉइंट को अंडर कंसिडरेशन रखकर भी हम केस को क्लोज कर सकते हैं ना। देख, इस पे इतनी एनर्जी वेस्ट मत कर। एक काम कर, पोस्टमार्टम के बाद उन दोनों के रिलेटिव्स को ढूंढो, उनकी बॉडीज हैंड ओवर कर दो एंड दैट विल बी ऑल।
सर, वो नीलोफर के घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री एग्जिट के साइन नहीं मिले हैं। और सर किसी ने भी ये नीलोफर और बलराम के अलावा किसी तीसरे को नहीं देखा। ये बलराम और नीलोफर के रिश्तेदारों को पता चला? नहीं सर, लेकिन इतना पता चला है कि ये जो नीलोफर है ना, ये NRI थी और इंडिया में तो इसके कोई भी रिलेटिव नहीं थे। और सर हाँ, यहाँ पर इसके डिटेक्टिव एजेंसी है और इसका एक असिस्टेंट है गोल्डी। और बलराम? सर बलराम को तो यहाँ के लोग पिछले 1 साल से ही जानते हैं, क्योंकि ये बलराम ने नीलोफर के साथ पिछले 1 साल पहले ही शादी की थी और नीलोफर के घर में ही रहना था। बाकी की फॉर्मेलिटीज लोकल पुलिस कर लेगी। रस्तोगी अपने पुराने केस में लगते हैं। जी सर। मैं अपने बंदे को नहीं बचा पाया। ये बलराम की बातें मेरे दिमाग में अभी तक गूंज रही हैं। हमारे नीलोफर के घर में घुसने के पहले जो कुछ भी हुआ होगा वो बहुत बड़ा सवाल है। हमें नीलोफर और बलराम के बारे में पता करना चाहिए। हो सकता है कुछ जवाब मिल जाए। क्या नाम बताया था असिस्टेंट का? गोल्डी। नीलोफर के साथ कब से काम कर रहा था? सर तकरीबन 5 साल से। हमने सुना नीलोफर NRI थी। हाँ सर, अमेरिका से। एक्चुअली उन्होंने वहाँ पे एक डिटेक्टिव के साथ काम किया था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो इंडिया आ गई थी और उन्होंने अपनी एजेंसी यहीं खोल ली थी। और ये बलराम, इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? सर बलराम सर मस्त किस्म के इंसान थे और वो अपने आप को आज़ाद मुसाफिर कहते थे। तो मुसाफिरों के ठिकाने भी तो होते हैं। कहाँ का रहने वाला था ये? सर हरियाणा में किसी जगह के थे। और काम क्या करता था? सर वो हमारी एजेंसी में काम करते थे। वो बलराम डिटेक्टिव था? सर वैसे तो वो NRPF में थे। एक्चुअली नीलोफर मैम को अपना काम एक्सपेंड करना था और वो उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहती थी जो जोखिम उठा सके। अब सर एक्स सर्विसमैन से बेस्ट तो कौन ही होगा, इसीलिए उन्होंने बलराम सर को अपॉइंट किया। लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन दिया था तुमको बलराम? जोशी का पीछा करना था ना, और तुम उसी के साथ हाथापाई करके आ गए। अरे पीछे ही कर रहा था मैं जोशी की कार का। उसने अचानक कार में ब्रेक मारी, मेरी बाइक टकरा गई। साली की बैकलाइट क्या फूटी, थप्पड़ मार दिया उसने मुझे, तो मैं क्या करता? अरे तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से जोशी को पता चल गया कि मेरा क्लाइंट उसकी जासूसी करा रहा है। तुम छोड़ो ये जासूसी, एक बाउंसर की नौकरी ढूंढ लो, वही सूट करती है तुमको। और तभी उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन खत्म हो गया। लेकिन सर इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी उन दोनों में प्यार हुआ और सर पिछले ही साल उन्होंने शादी भी की थी। एक बात बता कि बलराम नीलोफर को मार सकता है? सर मुझे नहीं लगता। तो कौन मार सकता है नीलोफर को? कीर्ति, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है। जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। हेलो याद तो मुझे ही कर रही होगी ना डार्लिंग। कमीने, तू हिम्मत है तो सामने आके बात कर, नंबर बदल के कॉल मत कर। अरे हम जरूर मिलेंगे। मैं भी उन मोमेंट्स को भूल नहीं पा रहा हूँ जब हम शादी से पहले एक हो गए थे। क्या दिन थे, जानती है? वो सब मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। मैं सोच भी नहीं सकती तू इतना गिरा हुआ निकल सकता है। तू मेरे सामने होता ना तो आई वुड हैव किल्ड यू। ओहो, मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ? मुझे भी आया था उस डिटेक्टिव पे जब वो कबाब में हड्डी बन गई थी, पर अब मेरा गुस्सा शांत हो गया। May your friend नीलोफर rest in peace. ये मार्क देखिए, नीलोफर के ब्लड में ड्रग पाया गया है और इसी ड्रग की वजह से नीलोफर शायद कॉन्शियस नहीं रही होगी और उसका रेप किया होगा। तो ये रेपिस्ट का DNA क्या बलराम के DNA से मैच करता है? नीलोफर की बॉडी पे रेपिस्ट का DNA मिला ही नहीं। शायद रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज किया हो। सर ये नीलोफर के घर से हमें ना सीरिंज मिली है ना ड्रग मिला है, तो क्या ये सब बलराम ने गायब किया होगा? देखो, ये नए डेवलपमेंट के हिसाब से ये थ्योरी बनती है कि बलराम ने पहले अपनी बीवी को ड्रग देकर बेहोश किया और फाइनली ये बलराम अपनी बीवी से इतनी नफरत करता होगा क्या? यही बात तो समझ में नहीं आ रही सर, उन दोनों के बीच में प्यार था भी या नहीं। देखा, ये ओपन एंड शट केस कैसे बूम करके बैठा है। चलो इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि नीलोफर का रेप किसी ने तो किया है, क्योंकि अभी तक ये माना नहीं जा सकता कि बलराम ने ही उसका रेप किया, और ये भी हम नहीं मान सकते कि बलराम ने नीलोफर का मर्डर किया, क्योंकि जो आदमी खुद को मारने के पहले ये बोल रहा था कि अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, वो अपनी बीवी को मार कैसे सकता है? चलो 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था, तो क्यों बलराम ने उस तीसरे आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया और सुसाइड कर लिया? और अगर उस किलर के एंगल से सोचते भी हैं तो उसने पहले नीलोफर का रेप किया और फिर मर्डर कर दिया।
तो फिर आई विटनेस बलराम को जिंदा क्यों छोड़ दिया? इसलिए मैं बलराम को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है कि बलराम के अलावा भी कोई और क्रिमिनल हो सकता है। यू आर राइट राजीव, इसे तो इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। यू हैव फ्री होल्ड, गो अहेड। सिक्के को अगर हम यहाँ से देखें तो इसका सिर्फ एक ही पहलू नजर आता है, लेकिन इस केस का सिक्का खुद उठ के कह रहा है कि इसके दो पहलू हैं। मतलब सर? मतलब रस्तोगी जी, बलराम और नीलोफर की पर्सनल लाइफ को खंगालना होगा। देखते हैं इस केस का असली कलाकार सिर्फ बलराम ही था या और कोई था जिसके पास अपना कोई मोटिव था। जिंदगी के ये लंबे लंबे सफर इंसान का सफरनामा लिखते हैं, कहीं जिंदा दिल सफर। अरे कनक बेटा, अरे इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? हाँ, रोते नहीं है बेटा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। देखो ये गोलू मोलू सा गुड्डा, अब हम दोनों इससे खेलेंगे। ये पसंद नहीं आया? ठीक है, तो मैं तुम्हें दूसरे खिलौने दिला दूं। कनक क्या हुआ बेटा? अरे सरगुन दीदी, आप इंटरव्यू के लिए चली गई, ये बेचारी डर गई। पर जॉब भी तो जरूरी है ना हरीश। अरे कहाँ, आप ये जॉब वॉब के चक्कर में पड़ी हुई है दीदी। एक काम करता हूँ, आपका जो घर है बहुत प्राइम लोकेशन पे, इसको गिरवा के 4 माले बनवा देता हूँ और आराम से बैठ के किराया खाना और मेरी लागत चुकाते रहना। पर हरीश इसमें तो लाखों रुपए लगेंगे, इतना पैसा मैं कहाँ से चुकाऊंगी? उसकी टेंशन आप मत लो। आप एक काम करना, इसमें से एक माला मुझे दे देना, बीच वाला माला मैं रख लूंगा, और आप ये जॉब वॉब का चक्कर छोड़ दो दीदी। सर, नीलोफर की कार पे फास्टैग लगा हुआ था। मैंने उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाई तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। मर्डर वाले दिन नीलोफर ने सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा टोल नाका क्रॉस किया था। सर उस दिन यूपी से दिल्ली आई थी। यूपी में कहाँ गई थी वो? सर इसका जवाब तो गोल्डी के पास भी नहीं है, लेकिन हमने नीलोफर का फ़ोन अनलॉक करवाया तो कॉल हिस्ट्री के मुताबिक मर्डर वाले दिन नीलोफर की बात किसी कीर्ति सागर से हुई थी। तो ये कीर्ति सागर से मिलो, और क्राइम सीन पे नीलोफर के फ़ोन के अलावा लैपटॉप भी था ना, तो उसे भी तो देखो। मैं तब तक NRPF जाकर बलराम के बारे में पता करता हूँ, और तुम लोग नीलोफर और बलराम इससे जुड़े एक एक इंसान की प्रोफाइलिंग करो। बलराम सर ही 2009 तक NRPF में ही काम कर रहा था, फिर उसे बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था। अटेम्प्ट टू मर्डर? जी, 7 साल की कैद भी हुई थी उसे। 2009 से 7 साल, मतलब 2016 तक तो वो जेल में ही रहा होगा। ये किसका मर्डर करने की कोशिश की थी उसने? विक्रांत सिसोदिया का, वो उसका कलीग था। बहुत दिनों बाद आ रहा है ना शादी से। विक्रांत! बलराम क्या कर रहा है ये? 7 साल बाद बलराम सैनी तो कैद से रिहा हो गया। ऐसा क्या हुआ था कि बलराम अपने दोस्त का दुश्मन बन गया? बलराम को शक था कि उसकी बीवी का अफेयर उसके दोस्त के साथ है। लेकिन बलराम और नीलोफर की शादी तो 1 साल पहले हुई थी। इसका मतलब है कि नीलोफर के पहले भी बलराम की शादी हो चुकी थी। जी हाँ, उसका एक बेटा भी है। कहाँ है आजकल? बलराम फरीदाबाद का रहने वाला था, हो सकता है उसकी फैमिली भी वहीं रहती हो। ये लीजिए उसका एड्रेस। हाँ, मैंने अच्छे से सोच लिया है, आप तुरंत पिटीशन फाइल कर दीजिए। जी हाँ, मैं मिलता हूँ आप सब। ओके। संकेत कहाँ जा रहा है और कौन सी पिटीशन फाइल करने की बात कर रहा है? अपने बाप की चिता तो नहीं जला पाऊंगा, तो सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी भी आंखें खुल जाएं और आपकी भी। संकेत साफ साफ बोल, पहेलियां मत बुझा। पहेलियां ही सुलझा रहा हूं माँ, पहेली सुलझ जाएगी तो बात करेंगे। संकेत, संकेत कहाँ जा रहा है? सर ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से उसकी पहली बीवी और एक लड़का, अजीब है दोनों। अब इस कांड के बारे में पता तो चल ही गया होगा, उसके बावजूद ना तो सामने आए ना ही बॉडी क्लेम करने आए। लेकिन मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीलोफर ने एक ऐसे आदमी से शादी क्यों की जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। मुझे एक बात का ताज्जुब हो रहा है। एक तरफ नीलोफर ने आपको एक गलत इंसान से शादी करने से रोका, दूसरी तरफ खुद नीलोफर ने बलराम से शादी की जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर हुआ था। यह हमें आज ही पता चला है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ, नीलोफर ने मुझे ये ज़रूर बताया था कि बलराम पहले शादी कर चुका था, और मैंने भी उससे मजाक मजाक में पूछ लिया कि उसने बलराम में ऐसा क्या देखा। कुछ मत पूछ यार,
बलराम में पतियों वाली कोई क्वालिटी नहीं है यार, और काम तो उसे करना ही नहीं आता है, और पैसा उसके पास है नहीं। तो तुझे उसमें पसंद क्या है? उसकी शेरो शायरी? वो तो है। कीर्ति, उसकी बेस्ट बात पता है क्या है? वो मेरे लिए किसी की भी जान ले सकता है, और ये सोच के ना बहुत सिक्योर फील होता है। क्या ये बलराम नीलोफर की जान ले सकता है? नहीं, उन दोनों में झगड़ा जरूर होता था, बट दे बोथ लव्ड ईच अदर। आपकी दोस्त ने कभी ऐसा कोई हिंट दिया कि उसे किसी से खतरा है या कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। पर हाँ, उस दिन नीलोफर ने गोल्डी को बहुत डांटा था, क्योंकि गोल्डी ने जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में गलती कर दी थी। देखो संकेत, मैंने तुम्हारी ये पिटीशन तो फाइल कर दी है कि तुम्हें बलराम सैनी के साथ अपना डीएनए मैच कराने का मौका दिया जाए, पर तुम ये सब करना क्यों चाहते हो? क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी माँ ने उन्हें धोखा ही नहीं दिया, बल्कि मैं भी उनका बेटा नहीं। पर तुम ये सब करके अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। मेरा मतलब है, जानबूझकर पुलिस की नज़र में सस्पेक्ट बन रहे हो। ये तो कभी प्रूफ नहीं होगा कि मैंने कोई क्राइम किया था, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने का मेरे पास ये आखिरी मौका है। मैं चाहता हूं दुनिया को पता चले मेरा बाप सही था या मेरी माँ। हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो नीलोफर का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, वो बलराम ने किया है कि नहीं। इसलिए उसके बारे में हम आपसे कुछ जानने आए। देखिए, हमें पता चला है कि आपके लिए बलराम ने किसी की जान लेने की कोशिश की थी, और उसकी वजह ये थी कि आपका किसी के साथ। मेरा किसी के साथ कुछ नहीं था, उल्टा वो बलराम ही गुस्से वाला था। उसको जब भी गुस्सा आता वो मुझ पर हाथ उठाता था। इतना सब होने के बाद भी जब वो जेल से वापस आया, मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। देखो, मैं यही चाहती हूँ कि हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। नई जिंदगी नए सिरे से? विक्रांत के बाद कोई नया यार मिला क्या? बोलना, कोई नया यार मिला क्या? जेल जाके भी तुम्हारे दिमाग से कचरा नहीं निकला ना? अरे कैसे समझाऊं, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। याद कर, सैकड़ों दुआएं मांग रहे थे हम लोग को एक बच्चा हो जाए, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। और अचानक एक दिन तुम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो गई, और जब तुमने कहा कि वो मेरा ही बच्चा है, मैं बेवकूफ मान गया। मेरी आंखें खुल गई हैं। ये संकेत उसी कमीने का खून है ना, विक्रांत का? उसकी वजह से मैं अपने बेटे के आगे शर्मिंदा हुई। जो गलतफहमी एक बार बाप बेटे ने पाल ली, वो दूर नहीं होती। आप नीलोफर से कभी मिली थी? सच बताना। हाँ, मिली थी, लेकिन उसी की भलाई के लिए मिली थी। ऐसी कौन सी भलाई की आपने? सुना था कामयाब औरतों के सपने भी कामयाब होते हैं। फिर तुमने एक नाकामयाब आदमी से रिश्ता कैसे जोड़ लिया? नाकाम तो आपका रिश्ता रहा है। बलराम को तो धोखा दिया था ना आपने। बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ गई। ये भी भूल गई कि वो 7 साल जेल रह के आया है। डूबती कश्ती में पांव रखा है तुमने। डूबने से पहले उतर जाओ तो अच्छा है। मैंने तो उसकी सलामती ही चाहिए थी, लेकिन जब अपनी किस्मत नहीं बदल पाई तो उसकी क्या बदलती। आपको शक होगा कि कांड बलराम ने किया या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बलराम ने पहले नीलोफर को मारा, बाद में खुदकुशी की। आखिर उसके पाप का घड़ा भर ही गया था। कैसी लगी कनक? अच्छी है ना? चल तू जल्दी से जा और जाकर के पहन के दिखा। क्या बात है दीदी, कनक के लिए नई ड्रेस? लगता है दिल्ली में जो इंटरव्यू दिया था वो पास कर लिया है। वो तो बिल्कुल बेकार गया, लेकिन हाँ, कोड़ियागंज में मुझे एक जॉब मिल रही है। सोच रही हूँ कनक के साथ जाके वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। शिफ्ट कर रही हो? तो फिर इस घर का क्या करना है? आप बोलो तो बिकवा दूँ। तू मेरा घर बेचने पर क्यों तुला है? मतलब
आप कौड़ियागंज चली जाएंगी और पीछे से इस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो? कमलेश, ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसे सस्पेक्ट मानो या विक्टिम, पता नहीं। अच्छा, ये तीसरे आदमी की थ्योरी से कुछ हाथ लगा? सर ये नीलोफर का लैपटॉप ऑन किया है मैंने, इसमें सर ये जैकब की कुछ फोटोज मिले हैं। सर ये तो पहुंचा हुआ अपराधी है, कई स्टेट्स में मोस्ट वांटेड है। इसके ऊपर तो सर धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस हैं। ये नीलोफर ने इसी का भांडा फोड़ा था ना? कहीं इसने तो कांड नहीं किया? ये फोटोज देख, ये कैसी फोटोज है? एक मिनट। ये फोटो में तो यूपी लिखा हुआ है। मतलब ये फोटो यूपी में किसी एरिया की है और मर्डर वाले दिन नीलोफर यूपी से दिल्ली आ रही थी। उसकी फास्टैग की ट्रांजैक्शन डिटेल्स के हिसाब से वो यूपी काफ़ी आ जा रही थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि यूपी में जा कहाँ रही थी। ठीक है, इसे गोल्डी को दिखाते हैं, हो सकता है वो किसी केस में काम कर रही है। और नीलोफर के पुराने केसेस भी चेक करो। ठीक है। अरे मिश्रा, पहले पापा को तो पकड़ने दीजिए आपका कॉलर। अरे तुम्हारे बाप की उम्र का है मिश्रा, क्या पकड़ो पकड़ो लगा रखा है। विजेंदर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हम किडनैपिंग के चार्ज में अंदर करवा देंगे। सिर्फ किडनैपिंग? अरे मर्डर भी हो सकता है तुम्हारा। और अगर बचना चाहता है ना तो ये बता, इस बार के रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तुझे मिला कैसे? हमारे टेंडर में जो भाव हमने भरा उससे ठीक 1 रुपया कम तेरे टेंडर का भाव। हमारे टेंडर का भाव तुझे बताया किसने? इत्तेफाक से। इत्तेफाक है गोबर में। तू एक बात ध्यान से सुन ले, तो खुद अथॉरिटी में जाएगा और उन्हें कहेगा कि इस बार का टेंडर मुझे नहीं करना, फिर टेंडर अपने आप हमें मिल जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, पुचकार रहे। कोड़ियागंज की सबसे बड़ी मछली विजेंद्र अवस्थी। ये चाबी इस बुक में क्या कर रही है? सर वो नीलोफर मैम के घर की चाबी है। ये नीलोफर के मर्डर के दिन उसने तुझे बहुत डांटा था ना, क्योंकि जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में तूने गलती कर दी थी। यह मैं कीर्ति ने बताया। अब नीलोफर के घर मर्डर के दिन कोई भी फोर्स एंट्री और एग्जिट के हमें निशान नहीं मिले, तो पॉसिबिलिटी है कि किलर ने ऐसी ही कोई चाबी यूज की होगी घर में घुसने की। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यही चाबी यूज की गई होगी घर में घुसने के लिए, जो तूने यूज की होगी। अरे सर, आप कुछ भी बोल रहे हो। अगर मैंने ही कुछ किया होता तो मैं चाबी गायब ना कर देता। और सर, इससे पहले आप इस चाबी को इन्वेस्टिगेट करें और ये पता लगाए कि मैंने ही चाबी बनवाई थी, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। चाबी तूने बनवाई थी? गोल्डी, मेरे घर की चाबी खो गई है, किसी चाबी वाले को लेके पहुंचो ना जल्दी। और सर, इसीलिए नीलोफर मैम ने 2 चाबियां बनवाई थी और एक चाबी वहां इमरजेंसी के लिए रखी थी। और सर, रही बात कीर्ति के केस की, तो मैं नीलोफर मैम से इस बारे में माफी मांग चुका था। अब सर, इसके लिए मैं उनका मर्डर थोड़ी कर दूंगा। अच्छा, एक बात बता, हमें पता चला है कि नीलोफर का उत्तर प्रदेश आना जाना लगा रहता था, तो वहां किसी केस पे काम कर रही थी? सर, 1 मिनट। सर, ये चेक नीलोफर मैम ने मुझे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिया था। यूपी की बिजनौर ब्रांच का है सर ये चेक। हरीश चौधरी। सर, दरअसल मैंने ही वो चेक दिए थे एडवांस नीलोफर।
किस चीज़ का एडवांस चेक? सर मेरी कजिन सिस्टर है सरगुन, 2 महीने से मिसिंग है। उन्हीं को ढूंढने के लिए मैंने नीलोफर को हायर किया था। मैंने बिजनौर थाने में भी दीदी का मिसिंग केस फाइल किया था, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। हरीश, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। सरगुन को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। वो करती क्या थी? वो जॉब ढूंढ रही थी और इसी सिलसिले में वो दिल्ली के किसी मॉल में एक आदमी से मिली थी। वो कोई मामूली आदमी नहीं है हरीश, वो कोड़ियागंज के सबसे रईस आदमी का बेटा है। वो सोशल वर्कर भी है और साथ ही उसकी बहुत सारी कंपनीज भी है। उसी ने मुझे मिलने के लिए कोड़ियागंज बुलाया था। कोड़ियागंज? माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे बेटा, पहले मैं तो जाकर नौकरी पक्की कराऊं, उसके बाद तुझे भी ले चलूंगी। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी कभी लौटी नहीं सर। ये नीलोफर ने सरगुन के बारे में कोई अपडेट दी थी? सर वो बता रही थी कि कोड़ियागंज का कोई सबसे रईस आदमी है, विजेंद्र अवस्थी करके, और उसके बेटे का नाम अमरीश है। तो उन दोनों की फ़ोटो उसने मुझे दिखाई थी। फ़ोटो है अभी? हाँ सर दिखाओ। ये देखिए सर, वो बता रहे थे कि इन दोनों पर उसको शक है, और इससे पहले ही नीलोफर कुछ बता पाती, हमने सुना कि नीलोफर और उनके पति की मौत हो गई। कोड़ियागंज जाकर तुमने इनसे बात करी अपनी बहन के बारे में? मुझ जैसा छोटा आदमी इतने बड़े आदमी से कैसे बात कर सकता है? सोचा पुलिस को ही बता दूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। अरे कौन डिटेक्टिव? हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते। डिटेक्टिव नीलोफर। 16 तारीख को दिल्ली में उसका रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, और वो सरगुन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई थी। हो सकता है आपसे भी मिली। अरे हमने आपको कहा ना कि हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते। और सरगुन, आपका बेटा तो पक्का उसे जानता होगा, क्योंकि आपके बेटे ने जॉब का झांसा देकर उसे यहाँ बुलाया था। आपके पास कोई सबूत है कि हमारे बेटे ने उसे यहाँ बुलाया या कोई जॉब का झांसा दिया? पिछले 2 महीने से दुबई में है वो। आपको कोई कहानियां बता रहा है हमें बदनाम करने के लिए। देखिए अवस्थी जी, बस रहने दीजिए, जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। ये पता करो कि अवस्थी का बेटा सच में दुबई गया था कि नहीं। ठीक है यार, ये केस तो पहले ही बनता जा रहा है। अभी तक हमने बलराम को क्लीन चिट नहीं दी है, और अब तीसरे आदमी के थ्योरी के हिसाब से और सस्पेक्ट सामने उभर कर आ रहे हैं। जैकब, रंजना और ये विजेंद्र अवस्थी, बाप बेटे। पता नहीं और कितने सस्पेक्ट सामने उभर कर आएंगे। खाना लगा दूं? हाथ है मेरे, मैं खुद ले लूंगा। तो कल से बना भी लेना। अरे कितनी बार समझाया है, तू समझता क्यों नहीं है? बस कीजिए आप। अब ये झिकझिक खत्म होने ही वाली है। डीएनए रिपोर्ट आते ही आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये विजेंद्र अवस्थी बिजनौर के एसपी का दोस्त है, जहाँ सरगुन का मिसिंग केस फाइल हुआ था, और उसका बेटा अमरीश अवस्थी। इसका दुबई जाना उसी दौरान हुआ था जब सरगुन गायब हुई थी। तो सरगुन को गायब करने में इन लोगों का हाथ है, और नीलोफर इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सर, जब नीलोफर को इन लोगों ने मार डाला है तो सरगुन पिछले 3 महीने से कहाँ गायब हुई है? वो गायब ही है कि उसको भी। अच्छा, जब सरगुन गायब हुई उस दौरान जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली, उसका डेटा चेक कर। सर, 3 महीने पहले हापुड़ में एक औरत की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी डिटेल बिल्कुल सरगुन से मिलती है। और सर, हापुड़ पुलिस के मुताबिक इसकी लाश के पास में एक नोट मिला था जिसमें नज़्म लिखी हुई है। इस शहर का जायका बड़ा कमाल है। कई लोग यहाँ रोज़ाना कई लजीज सपने पकाते हैं, और ये शहर सबको डकार जाता है। यहाँ फ्री कुछ भी नहीं, रिश्ते, लिबास, सोच समझ, जिस्म, जायदाद, सब कुछ महंगा है यहाँ, लेकिन मौत दाल रोटी से भी सस्ती।
सर सरगुन की तरह नीलोफर भी रेप पीड़िता थी, तो क्या दोनों का कातिल एक ही होगा? सरगुन की लाश के पास में पोइट्री मिलना, मुझे ये सरगुन का केस नीलोफर के केस से बिल्कुल अलग लग रहा है। ये यूपी और दिल्ली में हुए रिसेंट रेप केसेस की मैंने डिटेल्स भी निकलवाई है। सिक्के का दूसरा पहलू ढूंढते ढूंढते पहला भूल गया क्या? देख, सब जानते हैं कि बलराम शेर व शायरी का शौकीन था, तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो भी तो ये सब चीज़ कर सकता है, और हो सकता है कि नीलोफर को बलराम की सच्चाई का पता चल गया और बलराम ने नीलोफर को। सर बलराम का सरगुन से कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमें इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सर ये पटवर्धन ने मैसेज भेजा है, संकेत का और बलराम का डीएनए मैच हो गया है, ये संकेत बलराम का ही बेटा है। अब कोसेगा बाप की तरह पीटेगा, कभी पति के आगे कभी बेटे के आगे, बार बार औरत क्यों झुकती है? सॉरी नहीं संकेत, मेरा स्वाभिमान इतना भी कमजोर नहीं है। सर मैं रेप केसेस के बारे में ही पता कर रहा था तो पोएट्री से जुड़ा एक और केस सामने आया है। 2 दिन पहले दादरी हाईवे पर एक लड़की की लाश मिली है, सेम मॉडस ऑपरेंडी और साथ में पोएट्री नोट। जिंदगी के ये लंबे लंबे सफ़र कहीं यूं ही ना गुजर जाए, आओ मिलकर एक नया समा बनाए। कहीं हम किसी सीरियल किलर से तो डील नहीं कर रहे। लेकिन सर नीलोफर का केस अब भी इन दोनों केस से अलग लग रहा है। इस सरगुन की लाश हमें हापुड़ में मिली और इस लड़की की लाश हमें दादरी में मिली है। दादरी और हापुड़ इन दोनों का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है और नीलोफर अक्सर ग्रेटर नोएडा से होकर गुजरती थी और यही रास्ता हापुड़ से होते हुए कौड़ियागंज तक जाता है और जितने क्राइम्स हुए हैं वो इसी एरिया में हुए। तो हो सकता है कि क्रिमिनल इसी एरिया का हो और नीलोफर का इन्वेस्टिगेशन एरिया भी यही हो। सर इस केस में दादरी पुलिस के पास एक लीड है। उनको क्राइम सीन के पास एक कैब दिखी थी जो उन्हें सस्पिशियस लगी थी, लेकिन सर अभी तक ना उस कैब का नंबर मिला है और ना ही कुछ और। सर ये कैब ढूंढना मतलब समंदर में से सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इस एरिया के सारे लोकल और आउट स्टेशन कैब प्रोवाइडर से कांटेक्ट करो। सारी प्राइवेट कैब होल्डर्स, उनके ड्राइवर्स, कस्टमर्स, ट्रैवलर्स सबसे कांटेक्ट करो। ठीक है। ये किलर शायरी करते हैं, इसके सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड करने होंगे। सर 300 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स, कैब सर्विस प्रोवाइडर्स और सोलो कैब ड्राइवर से पूछताछ करी। कुल मिला के 700 लोगों से हमने पूछताछ करी सर, और टोटल 27 लोगों को हमने जीरो डाउन किया है जो मर्डर के वक्त दादरी वाले क्राइम सीन एरिया के आसपास थे। इन सबको बुलाओ। ये 16 मार्च को तो हापुड़ में था। हाँ सर। ये लड़की तेरी कैब में थी? सर मेरी कैब में बहुत सारी सवारियां बैठती हैं, अब हर किसी का चेहरा याद थोड़े ना रहेगा। 11 जून को दादरी में कहाँ पर था तू? सर दादरी में मैं हमेशा ही खिलौना फैक्ट्री में जाता हूँ सर। क्यों? रोज तुम्हारे कैब में वही सवारी बनती है क्या? सवारी? सर कैब मेरी नहीं है, मैं कैब हायर करता हूँ। अच्छा, तो कोई ऐसे कैब ड्राइवर को जानते हो जो शेर व शायरी करता है? सर ऐसा तो कोई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर 1 मिनट सर, एक कैब वाला मुझे ज़रूर याद आ रहा है, क्योंकि सर उसके म्यूज़िक सिस्टम में गज़लें चल रही थी। गज़लें? वो बंदा मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था और सर वो अपने आप को MBA करा हुआ बता रहा था। सर देखो, इनमें से कोई है क्या? इनमें से है कोई वो कैब ड्राइवर? सर ये था वो, यही सुधा सर। हाँ चमन लाल। सर इससे तो मैं अभी 2 घंटे पहले ही मिला। सर वो रही।
ये हापुड़ रोड पे बैकअप भेजो फटाफट। सर दुनिया ने मेरी कदर नहीं की। एमबीए किया तो जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, पैसा नहीं, लड़की नहीं, शादी नहीं, कुछ नहीं। एक एमबीए वाले की फ्रस्ट्रेशन समझते हैं आप सर? फ्रस्ट्रेशन में कैब चलाना पड़ा। वो उन दिनों एक कपल मेरे कैब का रेगुलर कस्टमर था। वो दोनों चिपक के ना मेरी जलाते रहते थे। तो बस मैंने एक दिन हिडन कैमरा लगा दिया। फिर वो वीडियो बनाकर मैंने उस लड़की को ब्लैकमेल किया। वो मुझे लाखों देने को तैयार थी, पर पता है सर मैंने उससे क्या मांगा? उससे उसका जिस्म। और सरगुन को क्या बोला तूने कि तू विजेंद्र अवस्थी का बेटा है? सर वो हमारे कस्बे का सबसे रईस आदमी है और सरगुन से मॉल में दोस्ती हो गई थी, तो बस इंप्रेशन झाड़ दिया मैंने और जॉब का झांसा देकर अगले दिन उसके साथ। फिर सारा मालूम पड़ा कि वो नीलोफर सरगुन का पता करते करते कौड़ियागंज पहुंच गई है। एक्सक्यूज मी जी, आप विजेंद्र अवस्थी का घर जानते हैं? जी पास ही में, आइए आपको ले चलता। चलिए। वैसे विजेंद्र अवस्थी के यहाँ आपको क्या काम पड़ गया? विजेंद्र जी के बेटे मेरी दोस्त के दोस्त हैं, इसीलिए कुछ काम था। उस नीलोफर को देखते ही ना अंदर से ना वो सेक्स वाला लव जाग गया। बस उसका पीछा किया, पीछा करते करते मालूम पड़ा अरे वो तो डिटेक्टिव। बस तबीयत ना निखर सी गई मेरी कि इस बार शेर एक शेरनी का शिकार करेगा। फिर एक दिन कैफे में बैठी थी तो उसकी टेबल पे चाबी रखी थी, बस मैंने चाबी उठा ली। वो अकेली रहती थी तो सोचा शेरनी का शिकार उसकी गुफा में होगा। और एक दिन उसकी एब्सेंस में मैं घुस गया अंदर, लेकिन वो तो अपने पति के साथ आ गई। ए, चल छोड़। कौन है? चल फटाफट, इधर चल। चल कौन है? चल इधर। कौन है? चल इधर। ए, इधर आ, इधर आ, इधर आओ ना, गोली मार दूंगा। देखो तुम्हें इधर आ। फटाफट इसका हाथ मार। बहुत बड़ा गोली मार। बांध। जल्दी बंद। क्या चाहिए तेरे को? साला दिल और जुबान से शायर जैसा था, ऊपर से बोल रहा था उसको कैंसर था, मरने ही वाला था सर। तरस आ गया तो छोड़ दिया मैंने। आज तो तेरा मर्डर है हिटलर मैडम। राहुल, क्या है यार नीलम, हम लोग कितने दिनों से साथ में हैं? किस तो करने दो कम से कम। राहुल, पहले शादी फिर किस। शादी तो हो ही जाएगी। कब? आई आज भी पूछती थी शादी के बारे में। मैं उनको रोज रोज क्या जवाब दूं? बस कुछ दिन और, एक बार होम लोन अप्रूव हो जाएगा ना, फिर अपने नए घर में मैं तुझे अपनी दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। तुम्हारी दुल्हन तो मैं बनूंगी, और वो जो सपनों का घर सजा रहे हो ना, वो हम दोनों का होगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरा है। प्राची, तू यहाँ क्या कर रही है? देख यहाँ पे कोई लफड़ा मत क्रिएट करना, ठीक है? लफड़ा मैं नहीं, ये क्रिएट कर रही है, और वो भी मेरे होने वाले पति के साथ। शर्म नहीं आती तुझे? नीलम, मेरे राहुल का पीछा छोड़ दे। राहुल, तुम इसके सामने मुझे मार रहे हो?
मेरी नीलम को कुछ भी कहा या उसके साथ कुछ भी किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकलो यहाँ से। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तू ये बात याद रखना, तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नीलम, सॉरी, वो प्राची का दिमाग खराब है। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे हॉस्टल के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ए रुको, कौन है वहां पे? कौन है? एक्सक्यूज मी, हेलो वॉचमैन, रुको वॉचमैन। कहाँ थे तुम? और वो लड़का कौन था जो अभी भाग के गया? मैडम मुझे पता नहीं, मैं तो टॉयलेट गया था। जाओ। मैडम को पहले देख लिया। वाह, पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो? अरे नीलम मैम, मेरे भाई की बर्थडे पार्टी चल रही है, वी आर सेलिब्रेटिंग। कम ऑन जॉइन अस। हाँ चलो। रियली? किधर? प्रिंसिपल मैम के पास। मैम प्लीज प्लीज प्लीज, प्रिंसिपल नहीं मैम। मैम जानवी, मैम लिसन ना मैम प्लीज। प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम। क्या हुआ? बच्चों के कारनामे। अल्कोहल? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 15 साल की उम्र है तुम्हारी। What is wrong with you all? लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। वो भी देख लेना कि उनके बेटे यहाँ पे उनका नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। नहीं, नो 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 मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम। मैम अगली बार से ऐसा नहीं होगा मैडम, बस पेरेंट्स को मत बुलाना। दिस इज लास्ट वार्निंग। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? यस मैम। नाउ गो बैक टू योर रूम्स। सॉरी मैम। गर्ल्स, यू ऑल्सो गो। मैम, आपने उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। इनफैक्ट उन्हें ज्यादा डांटा भी नहीं। ये बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं मैम, बिना पनिशमेंट के सुधरेंगे नहीं। नीलम, आई एग्री, लेकिन ये बच्चे हैं ना, बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हितेन के डैड तो यहाँ के लोकल एमएलए हैं और पार्थ के डैड, वो तो इस कॉलेज को सबसे बड़ा फंड देते हैं। सो ये सब छोड़ो और जाके सो जाओ। उल्का, क्या हुआ? उल्का क्यों रो रही हो? क्या हुआ? उल्का तो यहाँ। निराली, क्या प्रॉब्लम है? मैम वो उल्का बोल नहीं सकती, तो कुछ सीनियर्स उसको परेशान कर रहे हैं, खास करके वो दिव्या और वंशिका। अच्छा, तुम इसे ले चलो, मैं देखती हूँ। वंशिका, दिव्या को देखा क्या? नहीं मैम, नहीं देखा। मैम उसे तो सुबह से क्लास के बाद से देखा ही नहीं है। हाँ मैम। ओके। मैम स्टोर रूम में मैम। मैम 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 हेलो प्रिंसिपल मैम।
अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीचर्स की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीचर्स की मनमानी नहीं चलेगी। We want freedom. We want freedom. We want फ्रीडम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीचर्स की मनमानी नहीं चलेगी। मैम, आप ये नया रूल नहीं लगा सकती और ये ताले ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। We want freedom. We want फ्रीडम। बस बात हो गया, इनफ। I said enough। तुम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा। For every action there is equal and opposite reaction। अब कुछ बच्चों ने रूल्स तोड़े हैं तो सजा तो मिलेगी। आज से 2 महीनों तक ये गेट्स सिर्फ सुबह क्लासेस जाने के लिए 7 बजे खुलेंगे और क्लासेस खत्म होते ही 6:30 बजे ये गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद बॉयज और गर्ल्स अपने अपने हॉस्टल्स में रहेंगे, एक दूसरे के हॉस्टल्स नहीं जाएंगे। और ये रूल्स तोड़ने की कोशिश की किसी ने तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैम, ये अनफेयर है। हम हमारे पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे। तुम्हारी और दिव्या की कंप्लेन तो मैं खुद करने वाली हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारी करतूतें बताने के लिए। और उसमें ये भी लिखूंगी कि तुम दोनों ने वापस कोई रूल तोड़ा तो इस बार तुम्हें वार्निंग नहीं, सीधा रस्टिकेट किया जाएगा। हो जाएगी। पीछे पीछे, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़ उसको। ये लड़की को मार के खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरे को जो करना है मैं करूंगा, तू लेक्चर मत दे मुझे। देख, उस लड़की को छोड़ दे, वो लड़की को छुआ ना तू नहीं बचेगा। छोड़ उसको, छोड़। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। पिछले 6 महीनों से शादी के बाद टाले जा रहे हो। टाल नहीं रहा हूँ यार, मैं हम दोनों का फ्यूचर सेट करने में लगा हूँ। तुझे तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। मुझे सच सच बताओ राहुल, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? मुझे अब डर लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अब तुम मुझे छोड़ दोगे। तू क्या बोल रही है? मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा? वो येड़ी प्राची के पास। देख, टेंशन मत ले, मेरी बाई को तू ही बनेगी। हेलो मैम। अरे, आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप मेरा रूम यूज कर सकते हो। वैसे भी आज फ्रेश चादर बिछाई है मैंने। What? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हम आपको देख सकते हैं क्या मैम? उसी बहाने थोड़ी बायोलॉजी सीख लेंगे। अब तू इस हॉस्टल में नहीं रहेगा। I'll see to it। आज तो तेरा मर्डर है हिटलर मैडम। जल्दी चल चल। अरे, दरवाजा बंद है, पकड़ पकड़। खोलना है, देख। मैं लॉक लगा इसे। खोलो। नीलम मैम के बेड के पास चाबी पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। बोला बोला चाबी ला। ये ले चाबी। नहीं लग रही है यार। मैं पीछे रूम में देख आता हूँ। पकड़। बोला बोला दरवाजा खोल। ए बोला। का निराली, बोला दरवाजा खोल। नितिन, क्या हो गया? यहाँ भी चुगली करने आ गए हमारी। क्या हो गया? बोला काम मर गया था मैं। ये लॉक किसने लगाया? जल्दी खोल, लॉक खोल जल्दी। फोन किसको लगा रहा है? प्रिंसिपल मैडम। आप लोग कौन हो? हम लोग SIT से, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। डीसीपी साहब का फोन आया था,
कोई सेंसिटिव मैटर हुआ है, इसलिए उन्होंने लोकल पुलिस को नहीं हमें भेजा है। क्या हुआ है? सर एक्चुअली मेरा नाम कदम है, मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। वो मुझे मेरे वॉचमैन भोला प्रसाद ने फ़ोन किया। उसने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बच्चे फंसे हुए। जब मैं यहाँ आई तो लेकिन रात के 10 बजे तुम लोगों को नीलम से क्या काम था? मैम एक्चुअली ना हम लोग एक प्ले करने का प्लान कर रहे थे, तो उसी के लिए नीलम मैम की हेल्प चाहिए थी। नीलम है कहाँ? वो नीलम मैम तो सोने चलेगी। तुम लोग यहाँ फंसे हुए हो तो वो सोने कैसे चली जा सकती है? वो सब छोड़िए ना मैम, अभी आप प्लीज ये लॉक खोल देंगे क्या? नीलम मैम ना बहुत थक गई थी आज, तो फिर वो जल्दी सोने के। आप उनसे कल बात कर लेना। अभी प्लीज ये लॉक खोल दीजिए ना मैम प्लीज। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, नीलम मैडम सोई नहीं है। इन लोगों ने नीलम मैडम को मार दिया चाकू से, मैंने खुद देखा मैडम। नहीं 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 मैम, नहीं, ये हमें सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। संग्राम सर, भोला प्रसाद को लेके जाके सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और अपने साइबर को दे देना। सर। गणेश बाबू सावे वाले लगे होंगे। तुम लोग पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तू हितेन है? हाँ। तेरी भलाई इसे में तू सरेंडर कर दे। उस प्रिंसिपल को बोला था कि पुलिस वालों को बुला तो अच्छा नहीं होगा। देखो उसको बहुत बुरी चोट लगी, उसको डॉक्टर की जरूरत है। हाँ उसको छोड़ दे। खानगन को नीचे करो, ठंडे दिमाग से लो, छोटे बच्चे। तेन वो पुलिस वाले सही बोल रहे हैं, अगर महेश को कुछ हो गया तो तुझे लंबे टाइम के लिए जेल होगी। मुझे मतलब हम सबको जेल होगी, और तू क्या चाहता है बे? छोड़ दे उस महेश को। महेश का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका क्या करना है? इसके लिए तो पापा से हेल्प लेनी होगी। गणेश भाऊ कैमरा ऑन हो गया है। सर लड़के बहुत कमीने, इनको चोट ना पहुंचाने के ऑर्डर अगर ऊपर से नहीं ना आते, खुदा कसम इनकी कहानी यही खत्म कर देता मैं। लेकिन कैमरे की वजह से वहाँ क्या चल रहा है तो दिख रहा है। सर लेकिन एक कॉरिडोर दिख रहा है, अगर लड़कियां कमरे में बंद है और उनके साथ किसी ने कुछ किया तो? ड्रोन मंगाओ। सर वो MLA कंसारिया का फोन प्रिंसिपल मैडम के फोन पे आया, वो आपसे बात करना चाहता है। पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हो गया। ड्रोन ड्रोन खान। हाँ सर बोला है। हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं उनको सब हैंडल करने के लिए। आप सुनिए तो सही। अच्छा आप केलकर जी से बात कीजिए। सर जय हिंद सर, इंस्पेक्टर केलकर बोल रहा हूँ सर। देखो ऑफिसर, मेरे बेटे को अभी के अभी वहां से बाहर निकालो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं ये कॉलेज बंद करवा दूंगा। अरे कंसरिया जी आप शांत हो जाइए। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये सेंसिटिव सिचुएशन है। मैंने कहा ना मुझे बेटे को अभी का भी वहां से बाहर जाने दो, देखो वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी कमिश्नर से भी बात हो चुकी है। अरे कंसरिया जी आप कमिश्नर साहब को क्यों बीच में ला रहे हैं? हमने आपके बेटे हितेन को पकड़ के नहीं रखा है, वो खुद रुका है कॉरिडोर में ताला मार के। ऐसा क्यों किया पता है आपको? क्योंकि उसने हॉस्टल की वार्डन नीलम का मर्डर किया है और 2 लड़कियों को हॉस्टेज भी बनाया है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया इसने? देखो आप सब जो बोल रहे हैं ना वो सब झूठ है, मैं अभी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। एक मिनट कंसरिया जी, 1 मिनट यहाँ मत आइए। एक तो मर्डर, ऊपर से हॉस्टेज का मामला, सिचुएशन पहले से कॉम्प्लिकेटेड है, आप आएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए। ठीक है, लेकिन ऑफिसर मेरा बेटा जल्द से जल्द मेरे पास चाहिए। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए आप। जय हिंद। सर बाहर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो गई है सर ऐसा लगता है ऊपर फंसे बच्चों में से किसी ने अपने पेरेंट्स को फोन कर दिया होगा। ये न्यूज को फैलने से रोकना होगा। जैमर्स लगा दो। जैमर्स? सर जैमर्स लगाए तो हम सबके फोन्स भी बंद हो जाएंगे। अरे हम वॉकी टॉकी इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, ये न्यूज अगर फैल गई ना तो पेरेंट के साथ साथ मीडिया वाले भी जमा हो जाएंगे यहाँ। एक काम करो संग्राम, चाबी वाले से 2nd और 3rd फ्लोर की चाबी बनवा, वहाँ जितने भी बच्चे फंसे उनको संभाल के बाहर निकालना। यस सर। और प्रिंसिपल कदम मैडम, उनको बोलना तुम पेरेंट्स को संभालो। राइट सर। तो तू सोई नहीं यार? मुझे लगा कि आप आकर बेल बजाओगे, फिर मेरी नींद खराब होगी। इससे अच्छा तो आपके आने के बाद ही सो जाऊं। वेट कर रही थी आपका। नहीं मुझे लेट होगा। कितना लेट? वो तो नहीं बोल सकता हूँ, अगर ये सब निपट जाएगा तो जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन सिचुएशन देख के लग रहा है नहीं निपटेगा। ठीक है सावकाश आ। तू सो जा। अच्छा हुआ नेटवर्क जामर लगाने से पहले गौरी का फोन आके गया, नहीं तो घर पे जाके बैंड बज जाती।
तू क्या कर रही है हर्षा? सर मैं नीलम के बारे में डिटेल्स निकाल रही हूँ, उसका सीडीआर भी मंगवाया है। खान आ जाओ, लेके जल्दी आओ। खोल, चल जल्दी, एम्बुलेंस आ गई, दरवाजा खोल। अरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे जल्दी खोलो, मर जाएगा। अरे मेरे फोन में भी नहीं आ रहा है। ए क्या किया तुम लोगों ने हमारे फोन के साथ? अरे तेरे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया हम लोगों ने। मुझे भी नेटवर्क नहीं है। ये देखो देखो, टावर का लफड़ा है कुछ। दुआ कर ये बच जाए। अगर ये मर गया ना तो तेरा एमएलए बाप तेरे को और तेरे इन साथियों को जेल में जाने से बचा नहीं सकता। दुआ कर। हितेन, तू यहाँ क्या कर रहा है? और हितेन कहाँ है? हितेन हितेन हितेन, अगर तू हितेन की नहीं मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो आज हम ये प्रॉब्लम में नहीं फंसे होते, क्योंकि मैं कभी कुछ ऐसा करता ही नहीं। तुझे तो वो अमीर बाप का बेटा चाहिए था ना। लिया भुगत। गोल्ड टिकर। अच्छा, मैं गोल्ड डिगर हूँ तो तू क्या है? हितेन का चमचा। मुझे सब पता है, तुम दोनों उसके दोस्त सिर्फ उसके पैसों की वजह से बने हो, इसीलिए उसकी चमचागिरी करते हो और उसकी हर बात मानते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई दिव्या को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तेरे को पता है ना सारी प्रॉब्लम तेरी वजह से हुई है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हितेन छोड़ो। अबे क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या चल रहा है? बाहर पहले इतना रायता फैला पड़ा हुआ है और तुम दोनों वो देखो, देख तुम दोनों के झगड़े सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। अरे संभल गए, ड्रोन। बच्चे कॉरिडोर में आ गए सर। ये क्या कर रहे हैं? ये हितेन का और पार्थ का दिव्या को लेकर झगड़ा तो नहीं है? सर, हितेन और दिव्या दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं और नीलम ने एक बार उन्हें कॉलेज में रंगे हाथों भी पकड़ा था। खान, अगर ऐसा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। केलकर। जय सर। केलकर, तुम और तुम्हारी टीम को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हें पता है कितना पॉलिटिकल प्रेशर है मुझ पर? बार बार कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है। कल सुबह तक ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो ये बात मंत्रालय तक जा सकती है। सर हम हमारा परफॉर्मेंस बेस देने की कोशिश कर रहे हैं सर। आप ही के तो इंस्ट्रक्शंस थे सर, किसी बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए हमारा मिशन एकदम प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। नो एक्सक्यूजेस केलकर, हमें सब बच्चों को बचाना है, 2 लड़कियों को भी और 5 बच्चों को भी। इज इट क्लियर? सर इसीलिए तो हमने ड्रोन मंगाया है सर। सर, हरीश को कुछ मिला है सीसीटीवी में। सर आइए ना। सर ये देखिए, ये महेश रात 9 बजे 10-12 टिफिन के बॉक्सेस लेके डिलीवरी करने हॉस्टल में आया और ठीक 15 मिनट बाद ये चला भी गया। ये आदमी कौन है? पता नहीं सर, ये सेम फुटेज हमने कदम मैम को भी दिखाया लेकिन वो भी नहीं जानती ये कौन है। खान, ये आदमी कौन है पता करो, हो सकता है लड़की के मर्डर के बारे में इसको पता हो। केलकर, तुम्हारे पास सुबह 5 बजे तक का ही वक्त है। सर 5 बजे में तो सिर्फ 3 घंटे बाकी है सर। पता है मुझे वक्त कम है, सिर्फ 3 घंटे में हमें ये मसला सॉल्व करना है। सर अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो ये बात मीडिया तक पहुंच जाएगी या रिपोर्टर्स की लाइन लग जाएगी, बहुत बड़ा तमाशा होगा और शायद हम दोनों की नौकरी भी जा सकती है। नौकरी तो आती जाती रहेगी सर, सवाल जिंदगी का है। मुझे उन 2 लड़कियों की जिंदगी बचानी है जिनको इन लड़कों ने हॉस्टेज बना के रखा है। जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता मैं यही रुकूंगा। सर मैं आपके बैठने की व्यवस्था करता हूँ। गणेश बाबू, सरंजी बस की व्यवस्था करा। आइए सर। खान सर, एनी अपडेट? सर ये डीसीपी साहब भी कमाल है यार, हमारे पैर बांधे और बोल दे रेस में दौड़ो। अरे खान, वो भी हमारी तरफ प्रेशर में, तुम्हारे और मेरी तरफ डरे हुए हो। संग्राम सर, एक काम करो, फर्स्ट फ्लोर पे 2 हेलोजन मारो, ड्रोन चला, देखते कमरे में क्या हो रहा है। ऑलराइट सर। अरे सर, ये सरिता प्रिंस है, नीलम की माँ। नमस्ते साहब, मेरी नीलम को बचा लो साहब, उसको कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं वो ठीक है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए।
एक बात बताइए, सिचुएशन के बारे में आपको कैसे पता चला? सब वो मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे हैं ना, वो इस हॉस्टल में रहते, उनके घर वालों से पता चला मुझे। अच्छा, ये नीलम का हॉस्टल में किसी के साथ पंगा था या हितेन, सूरज या पार्थ इनके साथ कुछ झगड़ा था? नहीं साहब, उसका किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं था। हॉस्टल के बाहर किसी के साथ झगड़ा था? हाँ, उस प्राची के साथ था। कौन प्राची? वो नीलम का मंगेतर राहुल, उसके एक्स गर्लफ्रेंड प्राची। अच्छा, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम थी नीलम से? प्राची की दिमाग की हालत ना थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ। इसलिए राहुल ने उसको छोड़ दिया, फिर भी वो राहुल के पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन प्राची के बारे में ये सब कुछ आपको पता था, फिर भी आपने नीलम और राहुल का रिश्ता पक्का किया? नीलम राहुल से बहुत प्यार करती थी और राहुल अच्छा लड़का था, सटल भी था, इसलिए मैंने शादी को हाँ कर दी और उनकी सगाई कर दी। लेकिन वो प्राची, उसने मेरी नीलम का जीना आराम कर दिया था साहब। बहुत परेशान करती थी वो। मेरे कपड़े, मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। मेरी नीलम को बचा लीजिए साहब। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उसको हम बचा लेंगे। इनको लेके जाइए, बिठाइए कहीं, जाइए इनके साथ। हर्षा, ये प्राची और राहुल, इनके रिश्ते के बारे में पता करो। सीडीआर निकालो, पता करो एक दूसरे के साथ कितने टच में थे। सर, अस्पताल से मैसेज आया, महेश को होश आ गया। सर, मैं 9 बजे हमेशा की तरह टिफिन देने हॉस्टल गया था। ऊपर वाले फ्लोर से टिफिन देना शुरू किया और नीलम मैडम के कमरे में जाने वाला था। कितने बजे की बात है ये? लगभग 9:15 बजे होंगे। नीलम मैडम को मारने के बाद वो लोग वहीं पे पार्टी कर रहे थे। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ग्रिल लॉक था। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैं बाथरूम में जाके छुप गया और फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम की आवाज़ सुनी। तब मैं बाहर आके उन्हें सब सच बता दिया। उसके बाद में इन 3 लड़कों ने तुझे मारा। खान, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि महेश 9 बजे हॉस्टल गया था। मतलब 9:15 से 9:30 के बीच में नीलम का मर्डर हुआ है। शायद मैं गलत रूम में आ गया। बेटा सही कमरे में आया, चल। सब मारो मत सब। क्या कर रहा था? कौन है तू? मैं घनश्याम और वो महेश मेरा बेटा है सब। तो तू वो हॉस्टल में रात में क्या कर रहा था तू? सब मैं महेश को फंसाने के लिए गया था सब। मतलब साफ साफ बोल। मैं एक औरत से प्यार करता हूँ सब, वो विधवा है, उसको एक बेटा भी है। उसने कहा कि अगर मेरे से शादी करनी है तो महेश को जिंदगी से निकालना होगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सब। तो फिर क्या? सब 2 दिन पहले महेश की तबीयत खराब थी, तो मैं टिफिन देने हॉस्टल चला गया था सब। वहाँ पे देखा और कल रात को मारना है। वैसे भी रात को 9 बजे नीलम मैम अपने कमरे में अकेले होती है और बाकी सब डिनर कर रहे होंगे उस वक्त। यही सही वक्त है नीलम मैम का चैप्टर खत्म करने का। लेकिन शाम को 6:30 बजे के बाद तो हॉस्टल के ग्रिल्स लॉक हो जाते हैं ना, उसका क्या? तो हम 6:30 बजने से पहले ही फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में जाकर छुप जाएंगे और 9 बजे नीलम मैम नाम का चैप्टर खत्म। सब तो वॉचमैन गेट खोल के उसके साथ दूसरे माले तक जाता था और बाद में गेट बंद कर देता साहब। फिर 10 बजे वापस टिफिन लेने के लिए जाता था ना महेश, तो वापस गेट खोलता था। महेश हमेशा पहले माले पे नीलम मैडम के कमरे के बाहर उनका इंतजार करते रहता था। तो इसी बात का तूने फायदा उठाया, कैरोल का ग्रिल बंद कर दिया, हाँ, ताकि नीलम के मर्डर में तेरा बेटा फंस जाए। कैसा बाप है रे तू, हाँ? और दूसरे शादी के हनीमून में तू बिजी हो जाए। नहीं साहब। खान, इसको कस्टडी में लेके चलो, मर्डर का चार्ज लगाओ इस पे। मैंने मर्डर नहीं किया साहब।
नीलम का मर्डर होने वाला है मालूम था तुझे, फिर भी उसको बचाने की जगह अपने बेटे को फंसाने का प्लान किया। नीलम के मर्डर को तू भी जिम्मेदार है। सर खान चल क्रीम तो ले ला। हितेन, मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। व्हाट? सरेंडर? दिमाग खराब हो गया तेरा? हितेन वो सही तो कह रही है यार, हम कुछ भी कर ले पर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हम सरेंडर ही कर लेते हैं। चुप डरपोक। सुन लो सब, यहाँ पे कोई सरेंडर की बात नहीं करेगा वरना क्या हमें भी मार देगा तू? शट अप पार्थ, क्या बोल रहा है? यू शट अप। देख हितेन, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, अभी भी समझा रहा हूँ, तुम नॉर्मल पुलिस वाले नहीं है, ये लोग स्पेशल यूनिट वाले ऑफिसर्स हैं। हम लोग माइनर्स है, इसीलिए इन्होंने अभी तक हमें शूट नहीं किया। क्या पता अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो ये हमें शूट भी कर दे। अरे ऐसे कैसे मार देंगे? इन्होंने हमें कुछ किया तो वो उल्का और निराली इन लोगों को मार नहीं देंगे हम लोग। जब तक तू अपना चाकू उठाएगा ये लोग हमें गोलियों से मार देंगे। देख, अभी हम सरेंडर कर देते हैं, सिर्फ कुछ सालों के लिए जेल होगी, 18 साल का होते ही हम छूट जाएंगे। नीलम के कमरे के पास लेके जा, और नजदीक विंडो की तरफ, और ले और ले और ले। ये लाइट्स कैसी हैं? दरवाजा बंद कर, विंडो बंद कर। लोग ड्रोन की मदद से नीलम मैम की बॉडी देखने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया। इस नीलम मैडम का ऐसा हाल करते हैं ना कि इनका बाप भी नहीं पहचान पाएगा कि मर्डर कैसे हुआ है। सर ये जो लड़की होस्टेज है उल्का, हाँ, ये उसकी माँ है प्रभा। अच्छा साहब मेरी उल्का को बचा लो मैडम, मेरी उल्का को बचा लो साहब, वो बोल नहीं सकती, अगर किसी तकलीफ में होगी तो कुछ बता भी नहीं पाएगी, उसको बचा लो साहब। देखिए आप अपने आप को संभालिए, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहब वो मेरी उल्का बहुत होशियार है, पर वो बोल नहीं सकती, तो वो स्पेशल स्कूल में मैं उसको नहीं पैसे नहीं ये तो नहीं डाल पाई, पर प्रिंसिपल मैडम ने हमको बहुत मदद की तो उसका यहाँ हमने एडमिशन कराया साहब। उल्का डर मत बेटा, तुझे अपनी कैसी पहचान बनानी है? हाँ, डरपोक लड़की बनकर जीना है या पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है? पढ़ना है ना आगे तो बेटा तुम्हारे लिए यही सही जगह है। साहब वो हॉस्टल में कुछ लड़कियां उसे बहुत परेशान करती थी, पर वो नीलम मैडम बहुत सपोर्ट करती थी उसे। जब भी कोई प्रॉब्लम होता था वो भाग के नीलम मैडम के पास जाती थी। उस रात भी वो नीलम मैडम के पास ही गई और वहां जाके फंस गई। आप फिक्र मत कीजिए, बस आइए मैडम, आइए। खान आइए आइए मैम, बैठी। मैडम मेरी नीलम का कुछ पता चला? वो ठीक तो है ना? हम पता लगा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। डेड बॉडी है तो सड़ेगी ना, उसमें क्या है? अरे जब वो सड़ेगी तो उसमें से टॉक्सिक गैस बाहर आएगी, तुम सब लोग बीमार गिर जाओगे, समझे? और नीलम के बॉडी में से टॉक्सिक गैस ना आए इसलिए डिसइंफेक्शन स्प्रे मारना होगा। इधर आओ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। सुन, मेरे को लग रहा है ये लोग ना अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, पुलिस वालों की चालें पकड़ रहे हैं। मैं अलाउ नहीं कर रहा इन लोग को अंदर आने को। लोग पहले से यहाँ पे अंदर फंसे हुए, उनमें से टॉक्सिक गैस निकली तो और ज्यादा फंस जाएंगे। हाँ भाई, उन्हें स्प्रे करने आने देते हैं। मारो। सर खून ताला लगा, हाथ ऊपर। सूरज सर प्लान काम कर गया, उन्होंने संग्राम का स्पाई कैमरा देखा ही नहीं। क्या कर रहा है? इन्फेक्शन का स्प्रे लगा और निकल यहाँ से। वही कर रहा हूँ, पूरी बॉडी पे लगाना होता है वरना इन्फेक्शन फैलेगा। सर उन्होंने सिर्फ नीलम को मारा ही नहीं है, उसके बॉडी के साथ बुरा हाल किया है। ये उन्होंने जानबूझ के किया होगा खान।
ये कमीने नहीं, राक्षस है बच्चे। और संग्राम ठीक है ना अंदर? ये क्या है? हाँ? बेवकूफ समझा मैं? सर, हितेन ने स्पाई कैमरा देख लिया और उसे तोड़ भी दिया है। इसका भी वही हाल करते जो महेश का किया था। चल! हाथ ऊपर। गोली चलाएगा? चला। अबे कुछ नहीं करेगा ये। मेरे पापा ने बोला इन लोग को ऑर्डर्स नहीं मिले हम पे गोली चलाने के। अच्छा, आ गया तेरे को बताता हूँ गोली चलाता कि नहीं। आ गया? चल! हाथ ऊपर कर। तू भी हाथ ऊपर कर। चल ऊपर ऊपर चल। वेरी गुड, लेके आ उसको, लेके आ तीनों को। चल दरवाजा खोल खोल। हर्षा, चेक करो। सर, मिठाई फॉरेंसिक के लिए भेज दो। गणेश भाऊ, इसको लेके जाओ। तूने तो कहा था आप लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कोशिश की आपने, ये सर मैंने राहुल और नीलम की सीडीआर रिपोर्ट ट्रैक की। उन्होंने कल शाम 4 बजे बात की थी और सर उनकी लोकेशन ट्रैक करने के बाद मुझे ऐसे पता चला कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कैफे में मिले थे। संग्राम सर, कैफे के मालिक को उठाओ और जरूरत पड़ी तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाना। ओके सर। चेक करो राहुल ने नीलम को मिठाई का बॉक्स दिया है क्या? चेक करता हूँ सर। गणेश भाऊ। सर मैं वो मिठाई की दुकान पे जाता हूँ, पता लगाता हूँ कि वो लड्डू की ऑर्डर किसने दी है। लड़कियों के साथ कर क्या रहे? हितेन, ये क्या कर रहा है? प्लीज तू इन दोनों को छोड़ दे। अगर तूने एक और मर्डर किया तो हम सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पीछे पीछे, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़ उसको। अरे वो महेश बच गया है, तेरा नसीब समझ। ये लड़की को मार के खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरे को जो करना है मैं करूंगा, तू लेक्चर मत दे मुझे। देख उस लड़की को छोड़ दे, वो लड़की को छुआ ना तू नहीं बचेगा। छोड़ उसको, छोड़। सर, ये वीरन हाइपर होते जा रहा है। अगर हमने उसे अभी नहीं ना पकड़ा तो वो लड़के को मार देगा। सर कुछ तो करना होगा। सीधी उंगली से घी निकालने की बहुत कोशिश की, उंगली टेढ़ी करनी होगी। एक काम करो, फॉर्म मशीन बुला, फॉर्म मशीन चलाते और हलकट लड़कों को बाहर निकालते। बुला। ये कुछ नहीं करना है। देख देख तेरी गाड़ी आ रही, कुछ नहीं करेगा तो। ये लाइट्स को क्या हुआ? ऑफ कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले अंदर आ रहे हैं पास। मैं बना रहे, इन्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं जीतने नहीं दूंगा। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। पापा पापा, मेरे बेटों को छोड़ दो वरना ऊपर तक बात जाएगी। आपको किसको फोन करना है आप कर सकते हो, समझे? क्योंकि इसमें बदनामी आपकी है। अभी तक मीडिया को ये पता नहीं आपके बेटे हितेन ने क्या कांड किया है। जब ये उनको पता चलेगा कि आप उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो पब्लिक आपको नहीं छोड़ेगी। सर संग्राम और गणेश को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। नीलम और राहुल कल कैफे में मिले थे और सर आप मानोगे नहीं, नीलम को वो जहर वाले लड्डू किसने खिलाए सर? तो नीलम को जो लड्डू खिलाया उसमें जहर था और उसकी वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन वो तुरंत नहीं मरी। धीरे धीरे उस जहर का असर हुआ और यही फॉरेंसिक में आया है। मतलब जिस वक्त हितेन और उसके दोस्तों ने उसको चाकू से मारा उस वक्त ऑलरेडी मर चुकी थी। ऐसा क्यों किया तूने?
प्राची की वजह से। सर कुछ टाइम पहले मैंने अपने काम में एक फ्रॉड किया था। प्राची का भाई बहुत बड़ा आदमी है, उसने मुझे जेल जाने से तो बचा लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मैं उसकी बहन से शादी करूं। सर प्राची की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी सर। वो तो मैं ही नीलम से झूठ बोलता था ताकि वो मुझे प्राची के बारे में ज्यादा सवाल ही ना पूछे। सर मैं नीलम के बारे में सीरियस नहीं था सर। वो बार बार मुझे शादी के बारे में ही पूछती थी। अच्छा, तो तूने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया? जी सर, मैंने उसे कल अपने हाथों से लड्डू खिलाया था। सरप्राइज! ये क्या है? एक गुड न्यूज है। क्या हुआ? अरे पहले लड्डू खा मेरी होने वाली बाइक को। लेकिन हुआ क्या? मेरा होम लोन अप्रूव हुआ है। सच्ची? ये ले तू भी खा। अरे नहीं, तू खा। और आई को बोल एक बहुत अच्छी नवारी खरीद ले। मैं आ रहा हूँ तेरे घर बारात लेके। फाइनली। इसका मतलब जब हितेन और उसके दोस्तों ने नीलम को मारा उस वक्त वो ऑलरेडी मर चुकी थी। शायद ये बात उन्हें मालूम होती तो ये सब कुछ नहीं होता। चार्जशीट बनाओ। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, घर कब आ रहे हो? बस अभी निकला। सुनो, आते हुए 1.5 किलो लड्डू ले आना। वो बाजू वाले वाघमारे भाई है ना, उनके घर पर आज पूजा है। हाँ, नहीं लड्डू नहीं, दूसरी कोई भी मिठाई बोल। हाँ बाबा चलेगा, कोई अच्छी मिठाई ले आना बस। हाँ ठीक है, आता हूँ। चाय बना के रखना। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।